विजन में आए थे पहले भी। हैं? मैं वही बोल रहा हूँ ना, नया नया सा लग रहा है ये। हैं? हाँ, ज्यादातर के नाम से शकल से। जितने लोग टंके पे खड़े होके चिल्लाते हैं उनका तो हम वैसे भी याद रखते ही हैं। तो जैसे कोई और करेगा ऐसे तो उसका भी हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा। धीरे धीरे से। शकल तो सबकी जानता हूँ मैं, एक एक बच्चे के। छोटू कहाँ गया? गौरव नहीं आया क्या? ओहो। नहीं नहीं, तुम लोग तो है एक और छोटू गौरव। अच्छा, वो ना कब्जे में आया। अबे पढ़ा एसएससी का, धीरे डीआरडी हो गया यार बड़ा। बड़ी कमाल की चीज है यार। मतलब पढ़ किसी और का रहे, पेपर कोई और दे रहे। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन किस्मत के उतने धनी भी नहीं है कि सारे सही गोले भरे जाए। ठीक है जी। इसलिए नहीं है। तैयारी करने वालों में से मुश्किल से कई हजारों में से क्या लाखों में से एक दो ऐसा जाता होगा जो बिना पढ़े गोले सही भर जाए। जो राजयोग लिख के ही आता है कि भाई इसे तो बस फॉर्म भरना है, इसकी तो नौकरी है ही। मुश्किल से ही होता होगा वो भी कोई। नहीं तो अगर किस्मत के धनी होते, किस्मत के धनी बोलते हैं जैसे अंबानी के, एग्जैक्टली अंबानी के घर में पैदा होना, अडानी के घर में पैदा होना। फिर दूसरी चीज ये है, जैसे राहुल गांधी जी, है कि नहीं? सचिन पायलट जी। अगर राजेश पायलट जी नहीं होते तो उनकी शायद कोई पहचान होती। डेफिनेटली। है कि नहीं? तो ये होता है। फिर थोड़ा कम लेवल पे बात करें तो सांसद, एमपी, इनके यहाँ एमएलए, है नहीं, इनके यहाँ। तो अब हम लोग, आप और हम, अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए जन्मे हैं। है कि नहीं? और कुछ ऐसा करिए, वैसे कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन अपने बच्चों को एक बेसिक शिक्षा हमेशा देनी है कि सबसे पहले अच्छा व्यक्तित्व बनाइए। फिर इन्हें ये भी पता चला चले भाई कि क्या क्या आम जीवन में दिक्कतें हैं। जब आप बड़े हो गए, पढ़ लिए, नौकरी पे चले गए, तब इंसान के पास समय नहीं है। नहीं तो बच्चे को पता होना चाहिए कि गन्ने की खेती कैसे है, धान कैसे उगता है, जो चीज वो खाता है, ताकि वो रियलिटी से कनेक्ट होगा। है? हाँ नहीं, जो बेसिक विकास है वो भी नहीं हो पाएगा फिर। है? कोई दिक्कत नहीं है यार दोस्त, कोई टेंशन नहीं है यार सभी को। जो तुम ये कर रहे हो ना, उन लोगों की पहली पीढ़ी ने वो काम किया है, किसी ना किसी ने तो मेहनत किया ही है ना। जब तू बड़ा आदमी, अभी भी कौन सा छोटा आदमी है, नौकरी छोड़ के आ गया तो ऐसे तो बड़ा आदमी है। और जब तू और बड़ा बनेगा, गाड़ी बंगला होंगे, तेरे घर में बच्चे होंगे, जब बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें कोई ये कहे कि ये तो अमीर बाप की औलाद है। अरे भैया, बाप ने तो मेहनत की है, बाप ने तो की है मेहनत। तो परंपराएं चली आ रही है। लेकिन वही है कि अपना, अपने दम पर अपने आप को सिद्ध करो। और भगवान ने जब पृथ्वी पे भेजा है तो अपनी एक पहचान बनाओ, ताकि आपकी पहचान आपके पेरेंट्स के ना हो, आपके पेरेंट्स की पहचान आपसे हो। ठीक है जी। तो कुछ करने के लिए भेजा है ना, हर आदमी को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके भेजा है।
हम भी अगर कहीं से अपने या तो खेती बाड़ी करते या नौकरी करते या कोई दुकान खोल लेते, तो भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है भगवान करवाता वही है दोस्त। किस काम के लिए भेजा था आप लोगों को, फिर कौन पढ़ाता है कि नहीं। यार तू रो गया इतनी सी बात पे, टेंशन काहे लेनी है, बी हैप्पी, थिंक स्ट्रेट, सीधा सीधा सोचिए, इग्नोर द पीपल, आसपास के लोगों को इग्नोर करिए। ए भाई, आसपास के लोगों को जो निगेटिव सोचते हैं उनको पता चले, जिनमें से दो चार जनों की, आप लोगों की बॉयज में ऐसे शादी वगैरह है, वो अपनी पत्नी को इग्नोर करना शुरू कर दे, या इग्नोर करने का क्लियरली मतलब है कि निगेटिव लोगों को इग्नोर करना। चित्रांशु के पापा किधर है? उस नालायक ने वो सीरियस इतना ले लिया, इग्नोर द पीपल की, छोड़ो अपना। चलिए, अच्छा महसूस कर रहे हो, वेरी गुड। बस इसी अच्छे महसूस के साथ में पेपर में भी जाना। पेपर हॉल में जब एंट्री करें तो अपनी क्लास के माहौल को बस याद रखना है, अंदर से खुशी महसूस होगी, पेपर में चले जाइए। जबरदस्ती को उन दोस्तों को याद मत करिए जो तुम्हें कॉल कर करके ये बोलते होगे सिलेक्शन, ठीक है जी। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। सिर्फ तीन चीजें होनी चाहिए, आपका कंटेंट, आप और हम, बाकी कोई नहीं, ठीक है जी। तीसरे की कोई स्पेस नहीं है हमारी, इसलिए जरूरत पड़ेगी क्यों, दिमाग से कनेक्शन यही है। जिस दिन पेपर देने जाओगे नहीं तो हम सो जाएंगे, वो कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि हम भी जागते रहे ताकि वो कनेक्शन बना रहे दोस्त। अब जैसे बच्चे डीआरडीओ का पेपर दे रहे है ना, तो जैसे जीएस आ गया, बहुत आसान आ रहा है ना बच्चों का, नहीं वो हमें महसूस हो रहा है अपना, ठीक है मस्त अपना, तो कनेक्शन जुड़ रहा, तुम्हें पढ़ा रहे। लेकिन आज गलती कर दी हमने, इलेक्ट्रिकल में जोड़ दिया अब कनेक्शन, पढ़ाएंगे हम इलेक्ट्रिकल, मिसमैच हो गया कनेक्शन। आ जाओ दोस्त, आ जाओ। चलो बेटा, पहले हमें पावर जनरेशन सीखनी है। आज 3 सेशन लगाएंगे हम क्लास के। एक हमारी ये क्लास है, एक हमारी लगेगी 2:30 बजे के आसपास, वो 1 घंटे का सेशन है। फिर एक हमारा एक स्पेशल सेशन है 3:30 के आसपास में, और इसके बाद में जो बचा कुछ है इसे, तो 2 से ये मानो कि 2-2 घंटे के अगर 3 सेशन होंगे तो पावर सिस्टम में काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी आपके। फिर हमारा कल का दिन समर्पित रहेगा अपना मेजरमेंट को। तो पावर जनरेशन में पहले जो बेसिक पावर प्लांट है हमारे, वो 4 है। तो इन पावर प्लांट के बारे में जरा चर्चा की जाए। हाँ बस जल्दी जल्दी से खत्म कर लेंगे ना। अच्छा जी, अरे भाई जो ये फोटो वोटो डाउनलोड होते हैं कहाँ होते हैं? अब बिट्टू से ज्यादा तो हमें पता। ये है रिसेंट में, हाँ इमेज पे जाना था, हम पीडीएफ में जा रहे हैं। हाँ ये आ गए देखो। सही दिख रहा है, देखो एक बार, देखो सही दिख रहा है बेटा। ये तो हम वैसे भी याद करवा देंगे तुम्हें। अच्छा देखो, इसमें हमें रिवाइज करना है जी, तो लिखने की बजाय मैं पूरी चीज को ना बोलूंगा, हर एक चीज को।
तो पुरानी जो चीजें हमने पढ़ी हुई है वो तुम्हारे दिमाग में भी आ जाएंगी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं जी हाइड्रो पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट में पानी की अलग अलग जो स्टेट है, या ये कहें कि पानी में जो ऊर्जा है उसकी अलग अलग स्टेज है। जैसे हम लोग डैम बनाते हैं तो डैम पानी को रोक लेता है, तो पानी बह रहा होता है दोस्त, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदल देता है। हम पेन स्ट्रोक बनाते हैं, पेन स्ट्रोक पोटेंशियल को काइनेटिक में बदल देता है। उसके बाद पानी जाता है टरबाइन पर, टरबाइन घूमती है, अल्टरनेटर को घुमाती है और बिजली बन जाती है। पहले इसे समझने से पहले मेरी और थोड़ी सी कहानी को सुनिएगा। बेटा जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं हम इन्हें 3 तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। एक रन ऑफ रिवर टाइप, चलती हुई नहर पे बनाना है, चलती हुई नदी पे बनाना है दोस्त, ठीक है जी। अभी पॉन्डेज की कोई कहानी नहीं है, विदाउट पॉन्डेज। तो इसे हम लोग बेस लोड पावर प्लांट के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। बेस लोड पावर प्लांट वो है जिन्हें हम लंबे समय यानी 24 घंटे अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। पीक लोड पावर प्लांट ये होते हैं बेटा जो स्पेशल कुछ घंटों के लिए चलाने होते हैं, जैसे 4 से 8 बजे इंडिया में पीक आवर्स होता है ना, तो हम लोग उस दौरान पीक लोड जो पावर प्लांट है उनको ऑन कर लेते हैं। तो जो कुछ स्पेशल घंटों के लिए चलते हैं वो कहलाते हैं पीक लोड पावर प्लांट, ठीक है जी, याद रहेगा। जो रन ऑफ रिवर है ये आपने ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में देखे। हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए जब हम सिलेक्शन ऑफ साइट की बात करेंगे तो ये तीनों जो पावर प्लांट है उन सभी के लिए वैलिड है। क्यों मुस्कुरा रहा है यार? मैंने कहा ना क्लास के बीच में जब पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मुस्कुराहट इरिटेटिंग लगती है। अगर कोई खुशी की बात है तो संभालो अंदर ही, बाद में हंस लेना। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी हो, मशीनें वशीनें भेजनी है, जमीन सस्ती हो, यही तो है बेसिक चीजें। पानी की उपलब्धता अच्छी हो, और पिछले 50 साल के हम डाटा एनालिसिस करते हैं कि भाई पानी अच्छा बरसता है, बारिश अच्छी होती है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। फिर ये भी हम जोड़ सकते हैं कि फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी जगह अवेलेबल हो, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत कंजस्टेड एरिया में लगेगा। तो हम लोग दूसरा जो पावर प्लांट बेटा बनाते हैं वो बनाते हैं हम लोग रन ऑफ रिवर विद पॉन्डेज। जनरली जो पॉन्डेज टाइप है इसे हम स्टोरेज टाइप भी कई बार जिक्र कर लेते हैं, नहीं सॉरी स्टोरेज अलग है डैम वाला। पॉन्डेज टाइप को हम लोग पीक लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हम करते ये हैं कि एक रिवर्सेबल टरबाइन लगाते हैं, रिवर्सेबल टरबाइन जो दोनों तरफ चलने में सक्षम है। तो जब पीक लोड होता है तो हम ये पॉन्डेज में जो पानी रखते हैं उससे बिजली बनाते हैं, ठीक है जी। और जब हमारा पीक लोड नहीं है नॉर्मल आवर में तो जो नीचे पानी आया है उसे वापस फिर पॉन्डेज में भेज देते हैं। इसका जो ट्रेंड है ये हमारे इंडिया में बहुत कम है, 1-2 जगह साउथ में है, अदरवाइज ऐसे पॉन्डेज टाइप को बहुत ज़्यादा ऐसे प्रीफर नहीं किया गया। फिर हमारे पास में है जी स्टोरेज टाइप, जिसमें बेटा हम डैम बनाते हैं। मैंने कहा ना कि इन चीज़ों को सुनना है, क्योंकि पावर जनरेशन में जो ये वाला पार्ट है ये बेटा सुनने से रिवाइज करने से हो जाएगा। इसमें कितनी बार भी आप लिखते रहोगे कुछ नहीं, और ये आसान भी है, अगर सुनोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। स्टोरेज में बड़ा कॉमन सा अरेंजमेंट है बेटा, डैम बनाना पड़ेगा। अब हमने डैम का नाम लिया, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। डैम हमारे, एक हम लोगों ने कहा जी एक हमारे फिल डैम है और एक हमारे मैसनरी डैम है। फिल डैम बहुत बड़ी या बहुत ज्यादा वॉल्यूम या पानी को रोकने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। आज भी इंडिया में बहुत जगह ऐसे होता है जहां हम लोगों को छोटा जनरेशन पावर प्लांट, और कई बार हम लोग बाढ़ से बचने के लिए भी अर्थ फिल डैम का निर्माण करते हैं। बहुत बार गाँव के पास में भी डैम हम 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बिजली बनाने के लिए भी और बाढ़ से बचने के लिए भी।
तो आप ये देखते होंगे अर्थ फिल डैम की अगर हम बात करें बेटा, तो आसपास के खेतों की मिट्टी को एक साथ इकट्ठा करके ऐसे कंस्ट्रक्शन बना देते हैं, इसके ऊपर सड़क का निर्माण या खड़ंजा लगा देते हैं जिससे मिट्टी बैठ भी जाए, बढ़िया सेट हो जाए। तो यही सेम चीज हमारी अर्थ फिल डैम में भी काम आती है, लेकिन इसे आप भारी भरकम पानी स्टोर करने के लिए नहीं बना सकते। दूसरी चीज है कि जहां पत्थरों की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, जहां पत्थरों की अवेलेबिलिटी अच्छी हो वहां पर हम लोग रॉक फिल डैम बना देते हैं। तो मिट्टी की जगह हमने पत्थरों से कंस्ट्रक्शन बना देनी है। फिर मैसनरी डैम हम लोग जो बनाते हैं, एक हम लोग जो डिजाइन करते हैं इनमें, एक होता है बटरस डैम। जितने भी मैसनरी डैम है बेटा, ये हमारे बड़ी अच्छी वॉल्यूम के लिए निर्माण हम करते हैं, जहां हम भारी भरकम पानी को रोकना चाहते हैं। एक होता है ग्रेविटी डैम। तो ग्रेविटी डैम की जो स्लोप है वो इस तरह की बनाई जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पानी है वो आगे की तरफ जिधर ढलान होगा उधर जाएगा ग्रेविटी के कारण। बटरस डैम पे समझाए, आपने एक दीवार बना दी है जी, और इस दीवार के उधर खूब सारा पानी भर दिया, तो ये दीवार इधर को गिरने का डर हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। तो हमने काम किया जी, अगर इस दीवार पे इधर से हम ऐसे कॉलम फिट कर दे तिरछा करके ऐसे सपोर्ट, तो ये दीवार नहीं गिरेगी। ये बटरस डैम है। आर्क डैम जो ऐसे आर्क के शेप में बना होता है, बहुत नैरो स्पेस, लेकिन पानी बहुत भारी भरकम इकट्ठा हो जाता है। जैसे जितने भी बड़े बड़े डैम तुम्हें देखने को मिलेंगे, जितने बड़ी बड़ी जो नदी है, जैसे मैं बात कर रहा था करीबा डैम की, तो ये ज्यादातर जो बड़े डैम मिलेंगे कंस्ट्रक्शन में, ये आप लोगों को आर्क डैम ही मिलेंगे जो बड़ी बड़ी फेमस नदियों पर है। ये डैम की कहानी हो गई दोस्त। अच्छा जी, तो डैम हम लोगों ने बेटा यहां कंस्ट्रक्ट कर दिया। डैम का काम क्या था? पोटेंशियल एनर्जी बनाना। हम लोग एक हेड क्रिएट करवाते हैं जनरली, हाई लो मीडियम इस तरह से, और बेटा यहां से हम लोग सीधा पेनस्टॉक से जोड़ देते हैं। अब ये दिमाग में रखिएगा दोस्त कि जब हम मीडियम या हाई हेड पर बात करते हैं, स्पेशली फॉर हाई हेड, तो वहां एक और बॉडी हम लोग ऊपर इस्तेमाल करते हैं यहां, जिसे जनरली हम कहते हैं दोस्त सर्ज टैंक, जिसे यहां पर इस्तेमाल करते हैं जी ये सर्ज टैंक। ये ओपन रहता है दोस्त ऊपर से। तो जो पेनस्टॉक है हम ओपन कंड्यूक्ट यूज नहीं करते, खुले वाला, हमें अच्छा खासा प्रेशर की जरूरत है, तो हम लोग स्टील का बना हुआ क्लोज्ड टाइप को इस्तेमाल करते हैं। ये सर्ज टैंक वाटर हैमरिंग से इसे सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी याद है हमें। मतलब एक एक चीज को स्मूथली पढ़ते हुए चलो, खिचड़ी मत पकाओ, ये था वो था, जबरदस्ती अगर टुकड़ों में पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। अब चीजों को बस जोड़ते हुए पढ़ो। यहां पहुंचे, ये गवर्नर सेटिंग होती है, इससे हमें चलानी है दोस्तों टरबाइन। पेनस्टॉक का काम क्या है? काइनेटिक में बदलेगा, वाटर फ्लो इसी के थ्रू होता है। यहां सर्ज टैंक है, सर्ज टैंक हम लोग मीडियम हेड या फिर हाई हेड पर इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली फॉर हाई हेड। उसके बाद देखिए टरबाइन शब्द हमने जो कहा बेटा, टरबाइन का काम होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, यहां पर हाइड्रो में काइनेटिक को मैकेनिकल में बदल देता है। टरबाइन की जिक्र करते हैं। टरबाइन हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, एक होती है इंपल्स और एक होती है रिएक्शन। याद रखिए इंपल्स में हमें ड्राफ्ट ट्यूब की आवश्यकता नहीं है। इंपल्स का उदाहरण है पेल्टन, जो बाहर की तरफ बकेट्स लगे हुए थे।
इम्पल्स को या कहें पेल्टन व्हील को हम हाई हेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। 0 से 30 लो हेड, 30 200, कहीं कहीं पर ये डाटा 250 मीटर्स भी लिखा है। तो 30 200 के आसपास में बेटा हमारी मीडियम, और उससे ज्यादा फिर हमारा हाई। एक टरबाइन है जनरली प्रोपेलर टरबाइन, लो हेड पर हम करते जरूर थे, लेकिन हम इसे 70 मीटर तक भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपने देखी होगी पेल्टन भी, हम लोगों ने आपको जो पढ़ाया, अपने डायग्राम दिखाया था दोस्त, पेल्टन जो बाहर की तरफ जिसमें बकेट बकेट लगे हुए थे, नोजल से आप प्रेशर बढ़ाओगे, बकेट्स पे लगाओगे, ये घूमना शुरू करता है। एक टरबाइन आपने पढ़ी है फ्रांसिस, है जी। तो फ्रांसिस जो टरबाइन है वो मीडियम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ड्राफ्ट ट्यूब की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, और फिर हमारी है कैप्लन। कैप्लन हमारी लो हेड के लिए। तो टरबाइन की कहानी खत्म। जब बेटा हम टरबाइन की कहानी की बात कर रहे हैं, देखो हाइड्रो पावर प्लांट में दो चीजें और याद रखनी है हमें। एक है बेटा स्पेसिफिक स्पीड, एनएस बराबर में एन अपॉन में एच, और ये बच गया ना इसमें। ये जो पावर आती है दोस्त, ये हॉर्स पावर है, ये हमारी स्पेसिफिक स्पीड है। फिर देखिए स्पेसिफिक स्पीड का सर मतलब क्या है। स्पेसिफिक स्पीड का मतलब है कि टरबाइन में 1 मीटर हेड के लिए 1 यूनिट उत्पन्न करने के लिए इसे कितने आरपीएम पे घुमाएं। तो ये 1 मीटर और 1 यूनिट के लिए गति दर्शाती है स्पेसिफिक स्पीड। फिर हाइड्रो में एक फॉर्मूला और है, अगर याद हो, 9.81 एफिशिएंसी आएगी, और प्यारे बच्चों 10 की पावर, एक दोस्त फॉर्मूला ये सब हमने करा रखे, जिसमें हम लोग पानी के वेट की, फ्लो की, हाइट की, यही तो बात कर रहे हैं। अच्छा जी, 2 फॉर्मूले हो गए, टरबाइन का आंसर कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते, देखिए अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का सबको पता है कि ये किसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। ये हमारी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है दोस्त किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट की। हाइड्रो पावर प्लांट में अगर हम फायदों की बात करें कि हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो हम ये कहेंगे कि देखिए जी, हाइड्रो पावर प्लांट में फ्री में तो आपको फ्यूल मिल गया है जी, वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जो रनिंग कॉस्ट है वो ना के बराबर जी, बहुत कम है। और वातावरण साफ स्वच्छ का मतलब नो पॉल्यूशन ही तो है। अच्छी दक्षता भी मिल गई, लेकिन समस्या कुछ ये है कि इनिशियली जो कॉस्ट है वो इसमें बहुत ही हाई है, क्योंकि डैम का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, जहां इसे लगाते हैं लोकल बॉडीज के या लोकल लोगों के अपने अपने मुद्दे रहते हैं। अभी जैसे चला भी था, उत्तराखंड से यूपी तक था कि गंगा पर कोई भी पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा ये डिस्प्यूट चले, इशूज रहे हैं, तो इनको शॉर्ट आउट करना। फिर इसमें हमें एक चीज बढ़िया ये मिलती है कि जो स्टैंड बाय लॉसेस है वो हमारे शून्य, और ये तुरंत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सक्षम है, कैपेबल है। ये नहीं है कि तुम पहले कोयला जलाओ, स्टीम बनाओ, इसके बाद फ्लो कराओ। गेट खोलिए, पानी फ्लो, टरबाइन घूमेगी, बिजली बन जाएगी।
याद रहेंगे जी, बड़े कॉमन कॉमन चीजें हैं। फॉर्मूले की बात करें तो ये हो गए हमारे दो फॉर्मूले हैं, बड़ा ही फेवरेट फॉर्मूला। इसके बाद इसमें जो दिखाया है ट्रांसमिशन लाइन, हमें पता है ट्रांसमिशन लाइन का रोल क्या है, पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। ट्रांसफार्मर का काम हमें पता है कि ट्रांसफार्मर का काम होता है स्टेप अप करना। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के अपने कुछ एडवांटेज है ना, तो पावर को ट्रांसमिट करेगा। बिजली बनाने के बाद में जो पानी है इसे वापस अपना इसे नदी में मिला दीजिए। बारिश ज्यादा हो जाए तो इसे टेल रेस, बारिश ज्यादा हो जाए, डैम पर प्रेशर या कहीं कि डैम को खतरा हो जाए दोस्त, तो स्पिलवेज गेट होते हैं, यहाँ भी सुलिस गेट लगे हुए, इनको खोलिए और एक्स्ट्रा पानी को नीचे फ्लो करवा दीजिए। कई बार लोकल एरिया में जब सूखा पड़ जाता है तो सिंचाई के लिए भी पानी यहीं से छोड़ा जाता है। ये हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है। अगर हम देखें दोस्तों, इंडिया में जो फेमस कुछ पावर प्लांट है, जैसे हमारा टिहरी डैम है, हाईएस्ट में आ जाता है, थोड़ा जीएस का पार्ट भी हो जाएगा है? हाँ, हीराकुंड पे बना है। हीराकुंड जो डैम है महानदी पे बना है, सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। कोयना है, प्रोडक्शन वाइज सबसे ज्यादा है ना, प्रोडक्शन वाइज सबसे ज्यादा है। सलल है JNK में है, कुछ भी मतलब बाल मुकुंद, ठीक है जी। भाई फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में कोई खर्चा आता है? ये पूरा हमारा हाइड्रो पावर प्लांट की कहानी है। ऐसा नहीं है कि पहले हम पानी को किसी केमिकल में मिला के कुछ पुड़िया बनाएंगे और फिर चिंगारी लगेंगे बिजली बनेगी। नुकसान है कि दूर लगता है, ट्रांसमिशन कॉस्ट हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इनसे जो भी चीजें अपना पूछी जाए, जो भी सवाल आए उसको समझना है। जैसे ये कई बार आ गया स्टैंड बाय लॉसेस, में नहीं है स्टैंड बाय लॉसेस देखने को मिलते हैं आपको। फिर थर्मल, जैसे डीजल में भी ना के बराबर है दोस्त, डीजल में भी ना के बराबर है। तो एक बार ठंडे दिमाग से इस डायग्राम को यहां से देखते हुए चलना है, और जो जो चीजें मैंने बोली है लास्ट तक 5 मिनट लो, पूरे डायग्राम का एनालिसिस उस वे में कीजिए जो जो चीजें आपको सिखाई गई हैं। चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो दोस्त या आप ऑफलाइन बैठे हो, पूरे डायग्राम का एनालिसिस उस वे में कीजिए जो जो चीजें मैंने अभी बोली है आपको सिखाई है। देहरादून पावर प्लांट ने, देहरादून में तो बस हम ही है अकेले पावर प्लांट, देहरादून में नहीं है। गीतेन ठाकुर जी, आपको तो बहुत भयंकर जानकारी का अभाव है दोस्त। MCQ स्टार्ट करिए, PY को 3 3 बार तो PYQ लगा दिए। तुम छोटू बाबू की क्लास में ही रहो, 3 बार PYQ, मतलब SSC के प्रीवियस वाले पेपर में अलग अलग इंक्लूड कर लिए। अभी सर भी लगवा रहे थे आपको 1 2 दिन, 2 3 3 4 सेशन तो सर के ही हो गए। हाँ, सेलाकुई में तो छिबरो पावर प्लांट है दोस्त, वो यहाँ से देहरादून से दूर है। पढ़िए जी, शुरुआत से लास्ट तक हो गया सेट दिमाग में। ये है जी आपका हाइड्रो पावर प्लांट। इंडिया में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी वो हम थर्मल से उत्पन्न करवाते हैं, लगभग 60% तक, और ये भी नंबर 2 पर आता है जी, 15-17% के आसपास। क्योंकि हम इसे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हम देखो जो थर्मल जैसे जैसे कम करेंगे
या ये कहें कि रिन्यूएबल को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम थर्मल को कम करेंगे, क्योंकि थर्मल में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। डीजल को तो आज भी हम बहुत कम प्रीफर करते हैं दोस्त, क्योंकि डीजल तो हम नॉर्मली स्टैंड बाई के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। आंसर कर दोगे? अरे वाह, बस कर देना आंसर। देखिए जी, थर्मल पावर प्लांट है, बल्कि हमने ऑब्जेक्टिव में एक दिन 250 सवाल लगवाए थे इनके, तो ये 250 में हमने काफी कुछ पावर सिस्टम को कवर किया था। बस एक कहानी इसके बारे में सुनाएंगे हम आपको। यार कुछ चाय वाय भी नहीं पूछ रहा आजकल तो। मैंने कहा चाय वाय भी नहीं पूछ रहे मैं तो आजकल। अरे नहीं नहीं, अब ऊपर से चाइनीज स्पेशल बनती है यार। पढ़ो जल्दी से डायग्राम। देखो डायग्राम को, हम तो पूरी कहानी सुनाएंगे इसकी आपको। हेलो, कहाँ हो? एक चाय भेजना यार, ऑफलाइन वाले में। हाँ हाँ, तो ये बोल दो ना, ये गोलू, ये इसके पास ये नहीं लग रहा। ग्रीन टी भेजना बोल दो जरा। देखो जी, ये जो थर्मल हम लोग लिखते हैं, ये है बॉयलर और टरबाइन। जो इलेक्ट्रिकल मीनिंग है, ये किसके लिए है बताओ? अबे ये जनरेटर से डिफाइन है दोस्त, यानी जनरेटर का आउटपुट अपॉन जनरेटर का इनपुट। एक लिखते हो बेटा आप ओवरऑल, तो यहां लिखते हो दोस्त आप थर्मल गुणा इलेक्ट्रिकल। एक तो इन्हें याद रखिएगा, जैसे जो टरबाइन और कंडेंसर वाली कहानी है ना, इनमें सबसे ज्यादा स्टीम का वेस्टेज है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। कंडेंसर की तो और घटिया। मतलब इस ओवरऑल अगर एफिशिएंसी देखें, बोलते रहो, तो ये हमारी 29 के पास पर थर्मल। चलो बेचारा ये 30, मतलब दोनों 30% के आसपास हो गए। इलेक्ट्रिकल की हमारी अच्छी होती है 90 के अप्रोक्स में। जैसे बॉयलर लिखा है दोस्तों, बॉयलर भी हमारी अच्छी खासी मिल जाएगी हमें। हाँ चलो 90 लिख लो तुम, नहीं तो उदास हो जाओ। जनरेटर की भी अच्छी खासी होती है, अप्रोक्स 90। ठीक है जी, 85 टू 90 के आसपास। ये तुम्हें इसलिए लिखाई है, जैसे हमें जरूरी नहीं कि यही दिखाई दे दोस्त, ओवरऑल दे दिया तो इसमें मींस बॉयलर की दे देगा, यस डेफिनेटली टरबाइन दे देगा, और ये इलेक्ट्रिकल दे देगा।
ये बेटा कॉयल स्टोरेज लिया, कॉयल हैंडलिंग लिया। चलो पहले हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में ये कुछ बातों पर चर्चा करें कि इसे हम कैसी जगह लगाएं। हमने कहा देखिए आबादी से थोड़ा दूर लगाइए, अरे धुआं वुआं उठेगा, दिक्कतें तो होंगी। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी हो, क्योंकि कोयला को जाना है ना। फिर कूलिंग के लिए पानी की उपलब्धता हो, जमीन सस्ती हो, यही तो नॉर्मल चीजें हैं जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो हमने कहा जी ठीक है। इसके बाद में ये है कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस थे। अच्छा ये तब रहेगा दोस्त जब इसे हम माइन के पास में लगाएं, तो कॉयल माइन है उसके पास में अगर लगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इसका जो पूरा नेचर है, बिहेवियर है, वो ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर 2-4 दिन कहीं अपना हड़ताल हो जाए, वैसे तो अपना बैकअप तो जरूर है, लेकिन एक कंटिन्यूटी टूट जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें हाईएस्ट है, क्योंकि कोयला सबसे ज्यादा अपना इधर उधर जाने में सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च होगा ये इसमें होगा। तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस में आएगी, ये नंबर 2 पर फिर डीजल में आएगी। ठीक है जी। फिर दोस्त यह है, इसे स्टार्ट करने में समय लगता है ना। पहले आप बॉयलर जो पूरा फर्नेस अरेंजमेंट है, पहले आप आग जलाओगे, स्टीम बनेगी, तो समय लगेगा। अगर हम डिसएडवांटेज की जैसे एडवांटेज पर अगर नजर डालेंगे तो हम ये कहेंगे ट्रांसमिशन कॉस्ट कम है जी, है ना। ट्रांसमिशन कॉस्ट इसमें कम है। इसमें रनिंग कॉस्ट तो ज्यादा, लेकिन इनिशियली जो कैपिटल कॉस्ट है वो कम है जी। यहां से अपना ऑब्जेक्टिव बनते हैं। डिसएडवांटेज ज्यादा भी है भाई, पॉल्यूशन ज्यादा है, गंदा रहता है ना। साफ स्वच्छ हमारा रहता है हाइड्रो, ये रहेगा जी गंदा। फिर जो रनिंग चार्जेज है वो भी ज्यादा है, स्टैंड बाय लॉसेस भी ज्यादा है। अगर तुम्हें बिजली नहीं बनानी, कम बनानी है, तो आप उसे पूरी तरह शट डाउन नहीं करते, नहीं तो दोबारा फिर स्टार्टिंग में वही प्रोसीजर अपना। तो हम ये देखते हैं कि ये तो हो गए इसके कहानी जी, एडवांटेज डिसएडवांटेज। कहानी के रूप में तो सुना रहा हूं आपको ये। अब देखो कॉयल को हम डायरेक्टली जो कॉयल लाते हैं उसे एकदम हम लोग जलाना शुरू नहीं करते बेटा, इस पे हम एक प्रोसीजर पूरा फॉलो करते हैं। उसमें जैसे हम छोटे छोटे पीसेज में भी तोड़ते हैं पहले, है ना, क्रशिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। उसके बाद इसको हम लोग फैलाकर वॉश करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल धूल धाल है वो अपना निकाल देते हैं। उसके बाद में इसमें जो लोहे के पार्टिकल्स है, आता तो जमीन से ही है ना, तो हम लोग मैग्नेट को घुमाते हैं इस पर, ताकि जो भी आयरन के पार्टिकल से वो दूर हो जाए। देखो ये सब करने का पर्पज ये होता है कि भाई ये अच्छी तरीके से बर्न हो, अच्छी तरीके से प्रॉपर ये जले। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाएगा वो बिटुमिनस टाइप है, और सबसे बेस्ट एंथ्रेसाइट, फिर हमारा लिग्नाइट है, और सबसे बेकार पीट है जी। तो हम अच्छे से, ताकि प्रॉपर जले, हीट अच्छी दे, हम लोगों ने यहाँ बॉयलर पर भेजा जी, स्टीम बनी बेटा। तो बॉयलर हम 2 प्रकार के रखते हैं, एक हमारा है फायर ट्यूब और एक है वाटर ट्यूब। तो हमने क्या लिखाया, वाटर ट्यूब बढ़िया है जी। स्टीम बनी, अब जो स्टीम बनती है इसमें नमी हो जाती है, मॉइस्चर रहता है। तो हमने कहा जी देखिए जो फ्लू गैसेस है जो हमारी बेकार जा रही थी, इन्हें हमें यूज करना है जी। तो इनकी जो फ्लू गैसेस की हीट थी बेटा, हमने सुपर हीटर पर जो स्टीम थी उससे नमी को कम करने के लिए किया। तो सुपर हीटर का काम क्या है कि यह बॉयलर से आने वाले स्टीम से नमी को कम कर रहा है। इसके बाद में आप टरबाइन पर भेज रहे हो, टरबाइन पर ये जो स्टीम है ये कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल में। ये जो पूरा साइकिल हम लोग अभी बनाकर ये जो बना रखा है ना दोस्त, ये हमारा है रैंकाइन साइकिल। कहा, जब स्टीम से हम लोग मैकेनिकल उत्पन्न होने की बात करें,
तो टरबाइन घूमी, अपना वही अल्टरनेटर घुमा, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। देखो टरबाइन से एग्जॉस्ट स्टीम है। अब आपको कंडेंसेशन करना है दोस्त। तो कंडेंसेशन आपको करना है कि स्टीम को वापस से पानी में बदलना। तो सबसे लोवेस्ट, ये सवाल बहुत अच्छा है, सबसे लोवेस्ट मिलेगा प्रेशर आपको कंडेंसर में। जो सबसे ज्यादा स्टीम वेस्टेज है ये हमारा टरबाइन कंडेंसर अरेंजमेंट में है। इसके बाद पानी से अपना हमने फीड वाटर पंप से पानी को फीड करवाया। सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो रहता है बेटा फीड वाटर पंप में। उसके बाद जी इसमें फिर नमी, हमने कहा यार एक काम करें, जब ये पानी भेजना ही है और गैसेस बाहर निकल रही है तो क्यों ना हम गर्म करें। तो बेटा इकोनोमाइजर का काम है फीड वाटर को गर्म करना और इसके बाद भेज देना है इसे बॉयलर में। फिर देखिए यहां पर है एयर प्री हीटर, बिना हवा या बिना ऑक्सीजन के आग जलनी नहीं दोस्त। तो हमने कहा कि हम फ्रेश एयर को यहां से हम बॉयलर में भेजेंगे जी। तो देखो यार अगर हम फ्रेश एयर को भेजते हैं तो उसमें मॉइस्चर होगा। तो हमने एक छोटा सा काम ये किया कि देखो फोर्स ड्राफ्ट ट्यूब का जो फोर्स ड्राफ्ट फैन बनाया है फोर्स्ड, तो इसका काम है हवा को अंदर भेजना। ये हवा को अंदर लेता है और उससे नमी को दूर करता है एयर प्री हीटर। इसके बाद गर्म हवा को वापस बॉयलर। ठीक है भाई। इसके बाद में जो बाहर वेस्टेज जो ये थी हमारी, तो इससे जो हानिकारक चीजें हैं इसे दूर कर रहा है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, जो हानिकारक चीजें थी। और बाद में जो भी अपना वेस्टेज था, बाद में जो भी अपना धुआं हुआ, इसको पूरे चिमनी से हमने कर दिया जी बाहर। ये पूरी अपना कहानी है हमारी। ये एफिशिएंसी से रिलेटेड बेटा कई बार न्यूमेरिकल बन जाता है। आपको बॉयलर देगा, टरबाइन देगा, थर्मल पूछेगा, आपको इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी दे देगा, डायरेक्टली थर्मल आपको ओवरऑल एफिशिएंसी पूछ लेगा। ठीक है जी। अब शुरुआत से लेकर लास्ट तक हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या सिलेक्शन ऑफ साइट हो, किसका क्या क्या काम है। जैसे ये बहुत बेहतरीन चीजें हैं कि सबसे कम दबाव कहाँ मिलेगा, कंडेंसर। सबसे ज्यादा दबाव सुपर हीटर में, हम जो मॉइस्चर कंटेंट है स्टीम में उसे दूर कर रहे हैं। फीड वाटर को गर्म कर रहे हैं हम लोग इकोनोमाइजर की मदद से। ठीक है। जो हवा है इसे गर्म कर रहे हैं हम लोग एयर प्री हीटर से। और उसके बाद में बाहर है हमारी चिमनी। इसे पूरे को यहां से एक बार एक एक चीज को अपने उसी सीक्वेंस में रिवाइज कीजिए सब लोग। ये सारे हमने जो ऑब्जेक्टिव है सब बोल दिए भैया इसमें आपको। ऑब्जेक्टिव हम लोग 1 करें, 2 करें, 10 करें, 20 करें, पूरे थर्मल को हमने पूरी कहानी सुना दी आपको।
हाँ जी, हो गया रिवाइज। मतलब ये पागलों की हरकतें ही तो है। ए भाई तू कहाँ जा रहा है? आज? अच्छा, पेपर कहाँ? पाकिस्तान डाल लेता सेंटर। नजदीक नहीं था? नजदीक नहीं था क्या सेंटर? हाँ, नहीं आपने डाला कौन सा था? जो डाला होगा वही तो आया होगा। डीआरडीओ का सेंटर या एसएससी वाले यहाँ नहीं था, देहरादून? अरे बार अंदर डाले थे, ऐसा थोड़ा है कि यहाँ से गोरखपुर दे दिया। रेलवे समझाए क्या? जहाँ भरेगा वहां मिलता है इसमें सेंटर। अरे इन्हें पेपर वेपर कुछ देना नहीं है, मैं बता दूं। ये सिर्फ जो भैया देखो रहता यहाँ, पढ़ यहाँ रहा, सेंटर भर ले, अमेरिका देने जाएंगे जी पेपर। इन्हें कहीं कुछ पेपर ऊपर नहीं देना, भाई ये है कि पेपर का बहाना हो जाएगा, घर वालों को ये संतुष्टि होगी पेपर देने आया, और 2-4 दिन घूमना फिरना हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है। यार चीजें तो हमको ही अनपढ़ गंवा रहेगी, हमें समझ नहीं आती। दिमाग तुमसे ज्यादा है हमारे, हम सब समझते हैं कि ये किस मानसिकता के साथ दे रहा है नहीं दे रहा पेपर। देहरादून बढ़िया सेंटर डाल दिया, फटाक से अपना, फटाक से जाओ पेपर दो, फटाक से अपना आ गए। भाई जहां भरोगे वही अपना मिल गया, और क्या इसमें। और ये बता रहा कि भरा देहरादून, ये मिला, ये हमें चला रहा। इसे कैसे कि ये गोरखपुर का ही है लड़का, इसका गोरखपुर दो। भाई इसे क्या पता? नहीं नहीं, सेंटर जो जहां डालता है, एसएससी हो या ये जितने हैं सबको मिलेगा। वो तो उसने करा, बस 1-2 बार यूपीपीएसएल वाले ने करा वो। अरे हो गया बाबू ये। चलिए भाई दोस्त, यहाँ आ जाओ। ये रहा जी न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो आवाज करोगे तो मैं आप लोगों को घर भेज दूंगा। मैं ऑनलाइन ही क्लास लूंगा। क्लास तो मैंने लेनी है, अपनी ड्यूटी तो पूरी करके भेजेंगे हम, रिवाइज करा के भाई। अगर शोर करोगे तो ये बता दो, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ, तुम अपनी बातें कर रहे हो। अरे कहा कि इसे पढ़ो, इसे एक बार देखो, क्योंकि ये पढ़ा चुका आपको ये चीज है ना। तो फाइनल टाइम पर आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए जो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं डिटेल में, तो भाई यहाँ तो हमें शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करनी पड़ती है। लेकिन फाइनल टच इसलिए होता है कि भाई जो खास चीज़ है वो कहीं मिस तो नहीं हो जा रही दिमाग से, है कि नहीं? तो वो जरूरी है दोस्त। जितना हम रिवीजन करेंगे उतना ही हम अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं अपने कंटेंट से खुद को। चलो जी देखो, शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर हम सिलेक्शन ऑफ साइट की बात करें, तो हम लोग इसे आबादी से दूर लगाएंगे, क्योंकि रेडिएशन का खतरा है ना। फिर पानी की अवेलेबिलिटी तो हमें यहां भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी अच्छी हो। यही तो है हमारी प्राइमरी, जमीन सस्ती हो, प्राइमरी चीजें तो यही है हमारी। अगर हम लोग एडवांटेज पर नजर डालें, तो एडवांटेज ये है कि रनिंग जो कॉस्ट है
वो हमारा कम पड़ता है थर्मल से, है जी। वही इनिशियल या कैपिटल कॉस्ट इसका सबसे ज्यादा, क्योंकि तुम्हें रिएक्टर बनाना है। फिर इसे अगर हम लोग देखें तो जो कोयले की भारी भरकम मात्रा थी डीजल की, उसके तुलना में जो फ्यूल है वो कम। तो हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 4500 टन कोयले के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकता है जी। एक कोयला मतलब ये सॉरी 1 किलोग्राम यूरेनियम। अब देखो ना, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई भाई। देखो यार, हाइड्रो से क्या तुलना करनी, उसमें तो फ्री में है। तो तुलना इनसे है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ है। फिर अगर डिसएडवांटेज की तरफ चलें तो रेडिएशन का सबसे ज्यादा खतरा है। इंटरनेशनल इश्यूज के कारण अब ऐसा नहीं है कि भाई जरा 2 गाड़ियां कोयला भेज देना, कोई भी सप्लायर भेज देगा, अरे भाई जरा 2 किलोग्राम यूरेनियम का जुगाड़ कर दियो, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है। तो जो इंटरनेशनल इश्यूज है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है इसमें। ये तो कहानी होगी इसकी थ्योरी वाली। फिर हम लोग ये चलते हैं कि इंडिया में, जैसे मैं अभी न्यूक्लियर की बात कर रहा था, तो आपको ये भी बता दूं कि हुसैन सागर हमारा सबसे पुराना थर्मल पावर था, जो कि अब नहीं है, तोड़ दिया जी। विंध्याचल हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है भाई। फिर हमारा जब हम न्यूक्लियर पर आते हैं, अन्य भी है, जैसे हम बात करेंगे तारापुर, ये न्यूक्लियर है। नरोरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, क्यागा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, कुडनकुलम है ना तमिलनाडु, हाँ कलपक्कम। तो ये सब हमारे फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिनमें से हम लोग कहें कि जो तारापुर है वो हमारा सबसे पुराना और फिलहाल की डेट में बड़ा भी है। यहां हमारे लिए ये है कि हमें प्रॉपर यहां पर एक रिएक्टर बनाना पड़ता है। अब देखो इसकी कहानी को याद रखिए, रिएक्टर के अंदर पर हम लोग रिफ्लेक्टर्स यूज करते हैं, बेरिलियम डेफिनेटली, और पेपर के लिए बड़ा शानदार है। रिफ्लेक्टर ये है कि जो न्यूट्रॉन यहां होता है विखंडन, सूरज से हमें मिलती है संलयन से। तो मैंने आपको बता रखा है यूरेनियम, अरे पढ़ा नहीं रखा, 92 यूरेनियम, 238, 235 एटॉमिक नंबर 92, थोरियम 232, ये तो जरूरी है। तो हमारा कहना यह है कि देखो जी, जो न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड यानी कि आपस में टकराने से मना कर रहे हैं, जो इस रिएक्टर से बाहर भाग रहे हैं, तो रिफ्लेक्टर उनको मजबूर कर रहा है कि जाओ बॉम्बार्ड में हिस्सेदारी लीजिए, यानी लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन को रोक रहा है रिफ्लेक्टर। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो रिएक्टर डिजाइन किया है उसमें हमने फ्यूल रखा जी और मॉडरेटर रखा। ज्यादातर टाइम मॉडरेटर और रिफ्लेक्टर्स एक ही पदार्थ के भी हम लोग बना लेते, ठीक है। इसके ऊपर बनाते कंट्रोल रोड, कंट्रोल रोड बोरोन कैडमियम, ये न्यूट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, एब्जॉर्ब करने के, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन नहीं है दोस्त। तो जब ये इन्हें हम अंदर रख दें तो ये ज्यादा न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करता है बेटा, तो इसकी जो गति है ऑपरेशन की वो कम हो जाती है। जब बाहर खींचते हैं तो वो ऑपरेशन की गति बढ़ जाती है, ठीक है। मॉडरेटर की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन्स की गति को टकराने से पहले थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है। ग्रेफाइट को इस्तेमाल करते हैं हम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल को भी इस्तेमाल करते हैं। कांडो टाइप रिएक्टर में हम भारी जल को ही मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई।
इसके बाद में ये भी जरा ध्यान दे बेटा, फिर हमारी जरूरत है कि भाई जो भी यहां से तापमान या हीट हुई, हम इस हीट से स्टीम बनाना चाहते हैं, तो हमने हीट एक्सचेंजर बनाया दोस्त ये। अब देखो, स्टीम बनाने की बात यही तो है, आपने गर्म कुछ चीज कर दें, आप हीटर पर पानी रख दो, तो हीटर की जो हीट है, पानी गर्म होने के बाद स्टीम बनना शुरू। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही करो, आप ठंडे पानी में किसी गर्म चीज को रख दो, है ना, गर्म चीज रोड को तो रखते हो आप, तो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू। तो आपने इस हीट को हीट एक्सचेंजर से पास किया, ठीक है, और भैया अब इससे बनी स्टीम, स्टीम को भेजा हमने टरबाइन पर। यहां पर जो स्टीम हमें मिलती है उसमें नमी उतनी नहीं होती, ना के बराबर नमी रहेगी, यहां से हमें बहुत अच्छी स्टीम मिलती है। और एक चीज और याद रखिए बेटा, आपको लग रहा हो कि थर्मल पावर प्लांट में हमने सुपर हीटर को इस्तेमाल किया है। मेनली सुपर हीटर को हमने प्राइमरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। सुपर हीटर को हम कभी इस्तेमाल नहीं करते यदि फ्लू गैसेस नहीं होती, तो वो थी कि जो बेकार जा ही रहा था, भाई चलो यूज कर ले। अदरवाइज अगर फ्लू गैसेस नहीं होती तो आप यूज नहीं करते सुपर हीटर को। यार सुपर हीटर को गर्म करने के लिए तुम्हें और ज्यादा फिर अलग सोर्स से आग लगानी पड़ती, तो इससे बढ़िया तो जो मिला उससे बिजली बनाओ। वो तो फ्लू गैसेज बाहर वेस्ट जा रही थी, आपने कहा भाई वैसे भी तो बाहर ही जाएंगे, नहीं यूटिलाइज कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। टरबाइन सबको पता है दोस्त। अब देखिए, टरबाइन से जो स्टीम का वेस्टेज है, कंडेंसर, जहां जहां भी कंडेंसर तुम्हें दिखेगा एक्ट करते हुए, उसी उसी प्लांट की एफिशिएंसी कम मिलेगी। मतलब न्यूक्लियर की भी अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारी 50 से ज्यादा नहीं जाती, मतलब एफिशिएंसी, क्योंकि यहां भी स्टीम का वेस्टेज बड़ा अच्छा है। कंडेंसर का वही काम बेटा, कंडेंसेशन, वापस पानी में बदलना। ये अपना वेस्टेज या कूलिंग टावर था, पानी अपना बदला वापस स्टीम को, फिर यहां भेज दिया। ये पूरी कहानी है जी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट की। अब जैसे हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में बेटा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बड़े क्लियरली पूछता है कि रिफ्लेक्टर से आप क्या समझते हैं। अब आंसर करो इनका। अरे ये ऑब्जेक्टिव ही है, बस लिखने का तरीका हमने बदल दिया, सामने थ्योरी है और इससे ऑब्जेक्टिव क्या है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव ही है। फिर देखिएगा कंट्रोल रोड का काम क्या है, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना है जी। किसका बना होता है, बोरोन और कैडमियम का, क्योंकि न्यूट्रॉन के बहुत अच्छे अब्जॉर्बर है। मॉडरेटर का काम क्या है, न्यूट्रॉन को टकराने से पहले गति को स्लो डाउन करना। किससे बनाओगे, ग्रेफाइट और डिटोरियम ऑक्साइड से। भारी जल होता है ना। चलिए जी, हीट एक्सचेंजर का काम क्या है, जो हीट को वापस स्टीम में बदल देता है। नेक्स्ट नीचे देखो, कंडेंसर का काम है कंडेंसेशन, जो स्टीम है उसे पानी में बदल दे। अरे हम कह रहे हैं न्यूमेरिकल कुछ करो ही मत, इसमें पूरी थ्योरी है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को बेटा, जो बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिनकी सभी यूनिट रनिंग में है, उन्हें हम बेस लोड पर यूज करने लगे। और जो अभी जैसे 4 में से 1 यूनिट चल रही है भाई, तो हम लोग पीक लोड के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी अगर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, थकान महसूस हो रही है, थकान थोड़ा थोड़ा, बस नहीं हो रही है तो फिर तो आनंद आ जाएगा। हम ये सोच रहे कल दिन में क्या रखें, आज ही हम अपने मेजरमेंट और पावर को आज ही निपटा ले रात तक, है कि नहीं, नहीं बस। ये देखिए से लग रहा है नहीं सर है।
एक ये भी तो आते थे सर, ये श्याम। ये कहाँ है ये? अरे श्याम ही तो नाम है ना। हाँ, आजकल तो तुम्हारे साथ ही कहीं गायब है भाई ये। आजकल ये बड़े पढ़ाई पे जम के लग गए भाई। बस पढ़ाई तो एक ही लड़का कर रहा है ना, सुमित। बढ़िया। चलिए जी, एक बार जरा देख लो, क्योंकि ये नॉर्मल है। अपने घर में भी अपना डीजल इंजन पे लगा दो जनरेटर। किसमें? क्यों नहीं लिखा है थ्योरम 232? लिखा है तो है। किसमें? ना ना, वहाँ क्या किससे गर्म करेंगे सुपर हीटर को? नहीं नहीं, रीयूज नहीं है, वेस्टेज है उसके बाद डंप। इसका भी बहुत बड़ा चैलेंज है। यूरेनियम वेस्टेज जो होती है ना, उसको डंप करना आप समुद्र वमुद्र में कहीं कर नहीं सकते। हाँ, तो बहुत बड़ा अरेंजमेंट, यही तो सब चैलेंज है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। पृथ्वी के अंदर, बहुत बहुत अंदर लेयर में, सतह में। ऐसे नहीं करते कि जाओ समुद्र में गिरा दो, फिर रेडिएशन नहीं फैलेगी, फिर वेस्टेज ही तो है। हाँ, तो बड़ा मतलब स्पेशल स्टडी है उसकी। अरे न्यूक्लियर, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एक तरह से अलग मानो तुम। इतनी छोटी चीज नहीं है जितने में तो, ये तो यहाँ सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ाना है, अपना पढ़ा दिया हमने। अदरवाइज पूरी पूरी की पूरी कहानी है इसकी भाई। अब हमने क्या सिखाया भाई? रिएक्टर बनाना है जी। बड़ा एक ही तो शब्द है, रिएक्टर बनाना है? पूरे रिएक्टर बनाने में ही कई कई साल की स्टडी लगती है इनमें, रिएक्टर का डिजाइन करना। इंडियन बेस्ड तो कोई भी नहीं है, सारे इटली और रशियन बेस्ड थे सारे। रिएक्टर ही तो सब खेल है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में तो टरबाइन भी ना बनती ये वाली। बीएचएल बनाती है बस, बीएचएल हरिद्वार, वो भी 850 तक। एट 850 मेगावाट वाली का अलग ही प्लांट लगाया बीएचएल हरिद्वार में। ये तो जब से प्राइवेट में प्राइवेट कंपनियां टरबाइन बनाने लगी और बॉयलर, तो तब से इन गवर्नमेंट कंपनियों का जो हिसाब किताब है वो डगमग हो गया बेचारों का। नहीं तो बीएचएल बॉयलर के लिए फेमस थी। इसके बाद थर्मैक्स, रिलायंस सबने शुरू कर दिया तो इन्हें ऑर्डर मिलने बंद हो गए। हाँ, रिलायंस में तो क्या नहीं, कच्चे बनियान सब बना रहा रिलायंस तो। अब रिलायंस में क्या बचा? कुछ दिन में आर्टिफिशियल ऐसे भी गएगा भाई। रियली मैं बता रहा हूँ, ये चीज भी होगी कि खाना छोड़ दो, खाना वाना छोड़ो ना, भूख लगेगी और सेहत भी बनेगी। तो इन्हें भी कुछ दिन में ये भी आ जाएगा। रिलायंस का तो तुम चश्मे से लेकर जो मर्जी ले लो, कुछ दिन में ये भी आने लग जाएंगे वे। ये हर चीज रिलायंस की मिलेगी तुम्हें। आने वाला भविष्य है रिलायंस। है? आ जाओ। नालायक हो, अगली बात बताओगे। आ जाओ, इसे आ जाओ। रियली में कड़वा है, सच है। अरे बाहर यहाँ जाओ, ये छोटा स्टोर है ना ये रिलायंस वाला, एनवी मार्ट के जस्ट सामने एक स्मार्ट पॉइंट है।
भाई हम गए इसमें परसों, तो हमने देखा यार, गन्ने इतने छोटे छोटे गन्ने, इतने छोटे, बस 2 पीस इसमें 59 रुपीज। मैं बोला यार एक बात बताओ भाई, तुम इसे लोगे कितने में? मैं कहा भाई तुम इसे 59 में बेच रहे हो, तो भाई तुम एक काम करो, हम आपको 25 रुपए में दे देंगे। कि नहीं सर, इसके इसके लिए तो आपको डायरेक्ट जो मुंबई हेड ऑफिस में बात करनी पड़ेगी। भाई भाई मैं यही तो दिक्कत है, किसान की पहुंच वहां तक है नहीं। किसान से कितना ले लिया, 300 रुपए क्विंटल, उसका पेमेंट भी ब्याज बूझ खा के अमाउंट का पेमेंट देंगे साल भर बाद। बताओ। फिर इससे इंटरेस्टिंग चीज हम आगे बढ़े भाई, अरे केले छिले हुए रखे पैकेट में, रियली में ग्रेट यार। 2 केले रखे जी, 49 रुपीज। 2 केले छिले हुए पैकेट में, बिल्कुल फ्रेश, बढ़िया दिख रहे, सुंदर से जी, 49 रुपीज में। और बिकते भी होंगे ना, बिकते भी है। जैसे हमारे घर में भाई, शहर में जिसे यही नहीं पता कि चीनी बननी कैसे है, जैसे गांव वाले के लिए ये होता है ना कि जब गर्मियां आती है, तरबूज और सर्दी चलती है ना, तरबूज खरबूजे, तो ये बड़ा उत्सव होता था। भाई गांव में ताऊ लिया है, तो अपना बड़ा सा तरबूज, मतलब तरबूज घर में आ गया तो एक उत्सव है, सबने अपना बांट के थमा दिया, खाया जी। तो अब शहर में उसी तरह का उत्सव, गन्ने की 2 ये ले गए ना, वो उत्सव है भाई, गन्ने आ गए। ये अब देखो ना, किसान बेचारा 300 रुपए क्विंटल, वो भी अलग अलग नेता धरना देंगे, नहीं तो 250 कर दे। 325 रुपए 5 साल, 325 रुपए चलता रहा, बढ़ाएंगे कितना, 2 रुपए, बेचारा किसान संतुष्ट और खुश, बस ये चल रहा, बताओ। और ये बेच रहे 50 रुपए की, हम तय कर गया भाई तुम 59 दे रहे हैं, मैं 25 रुपए, और पूरा गन्ना देंगे तो बढ़िया फर्स्ट क्लास, लेकिन माने नहीं वो। साहब बता रहे बिल्कुल, जो जरा सी दिक्कत है भाई वापस, बढ़िया। देखो डीजल पावर प्लांट को बेटा हम लोग एक बैकअप पावर प्लांट या फिर स्टैंड बाई पावर प्लांट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बेस लोड के लिए करेंगे नहीं, इमरजेंसी स्टैंड बाई के लिए हम लोग आज भी करते हैं। हम लोग डेफिनेटली बैकअप नहीं लाके रखते। अब लाइट तो आ रही है ना, अब आते तुम जनरेटर तो चलाओगे नहीं, अगर सप्लाई चली जाए भाई बैकअप है, हाँ भाई जनरेटर में अत्ती मारो, चलेगा जनरेटर, यही तो है। तो बैकअप के तौर पर स्टैंड बाई में हम लोग रखते हैं, हॉस्पिटल्स में, सिनेमा हॉल्स में, इनमें सब में बैकअप के तौर पर हम लोग रखते हैं। अगर हमें यूज करना ही है नॉर्मली, तो फिर पीक आवर में कर सकते हैं, पीक आवर में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेस के लिए करेंगे तो भाई पैसे ही डीजल है ना, तो डीजल इस्तेमाल होगा, इंजन चलेंगे तो शोर तो होना ही होना है, लेकिन साथ में गंदा भी होगा। उसके बाद में डीजल सस्ता नहीं है, महंगा भी है। अच्छी चीज ये है कि इसमें हमें कोई भी अन्य, ना तो हमें बॉयलर बनाना, ना हमें डैम बनाना, ना हमें रिएक्टर बनाना, तो जो कैपिटल कॉस्ट है ये इसका सबसे कम आ जाए, लेकिन रनिंग कॉस्ट इसका बड़ा अच्छा खासा आएगा, बहुत महंगा पड़ेगा। रनिंग कॉस्ट इसका, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब देखो यार जरा सोचो, अगर हम डीजल से बिजली ना बनाएं, कभी हमने देखा कि हमारे घर में लाइट आ रही है और हम डीजल इंजन को स्टार्ट रखें? नहीं ना। तो अगर हम यूज नहीं करते तो हम तुरंत बंद कर देते हैं, तो इसमें भी ना के बराबर स्टैंड बाय लॉसेस आप सुनने मान सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। तो इसकी जो पहचान बनी है डीजल पावर प्लांट की, वो बनी है कि भाई स्टैंड बाई में रखिए, इमरजेंसी के रखिए, या पीक लोड के लिए कभी कभार आप इसे इस्तेमाल करिए। वही नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन तो हम कह रहे हैं इसकी समझो ही मत, सिंपल कंस्ट्रक्शन अपने दिमाग में रखो। भाई डीजल इंजन बहुत लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो नहीं देखा होगा।
वैसे सबने देखा होगा। इसके ऊपर तेल भरने का एक टैंक रखते हैं जी, और एक रिजर्व टैंक, एक बड़ा टैंक रखते हैं। जब डीजल महंगा होने वाला होता है तो गांव में पूरा ड्रम भर के रख लेते हैं, अगर ऐसे कुछ खबर आ जाए तो अपना वो रिजर्व टैंक है हमारा, इसमें से निकालते रहेंगे। बस इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया हम लोगों ने कि अपने आप इसमें से इसमें जाता रहेगा अपना, बड़े लेवल की चीज है। अपना इंजन घूमेगा, अल्टरनेटर को डायरेक्टली कपल्ड कर रखा आपने, अल्टरनेटर घूमेगा बिजली बनाएगा। कूलिंग के लिए, कूलिंग नॉर्मली हम गांव में भी तो देखते हैं, चारा काटने की मशीन पे डीजल इंजन है, बच्चे को नहीं खड़ा करते, चल तो इसमें पानी डाल, नहीं पानी डालते हैं, ठंडा पानी और फिर गर्म आता है वापस, कूलिंग ये हो गई। और क्या, तो यही व्यवस्था है सब हमारी यहाँ भी है। बस यहाँ पर चारा काटने की मशीन पर की जगह शाफ्ट पे डायरेक्ट आपने अल्टरनेटर फिट कर दिया जी, बाकी अरेंजमेंट यही है। साइलेंसर है जी, मूवी वाला ही साइलेंसर है ये। चलो जी, तो ये तो हो गया जी हमारा जो 4 हमारे मुख्य पावर प्लांट है इनकी बात। अब मेरी थोड़ी सी जरा कहानी और सुनिएगा। इंडिया में जो टोटल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अब तो 4 लाख हो गई है। ये धीरे धीरे बढ़ जाती है, हर 3 महीने बाद रिव्यू होती है, तो अब 4 लाख मेगावाट के आसपास है। सबसे ज्यादा थर्मल, देन हाइड्रो, फिर रिन्यूएबल, 2-3% ही है न्यूक्लियर अभी तक। देखो जब हम सोलर की बात करते हैं, सोलर पावर प्लांट ये हमारे क्या थे दोस्त, एक कमर्शियल ही थे। हाइड्रो पावर प्लांट भी वैसे रिन्यूएबल में आता है, लेकिन हाइड्रो में फिर हमने कंसिडर करना शुरू कर दिया माइक्रो और मैक्रो को, मिनी, माइक्रो, मैक्रो। मैक्रो तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बोलते हैं ना पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट पर कोई सॉलिड प्लानिंग नहीं है। अदरवाइज हिल एरियाज में हम लोग इतनी इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर सकते हैं कि हम हर गांव को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, मैक्सिमम विलेज को। मैक्रो का कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई छोटा भी पानी का स्रोत जा रहा होगा तो पहाड़ में एक चीज बहुत अच्छी है कि जब ढलान होता है तो ग्रेविटी के कारण फोर्स बड़ा अच्छा आता है पानी का, तो जो ऊपर से अपना पानी आ रहा है धीरे धीरे अपना, उससे हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। भले ही हम 10 बल्ब जलाएं लेकिन डेफिनेटली कर सकते हैं। मैक्रो की कैटेगरी में दोस्त हमारे पुराने हिल एरियाज में पुराने टाइम पर, अभी भी है कुछ जगह अभी भी चलते हैं, घेराट बने होते थे, तो पानी आता है, टरबाइन है बकायदा। टरबाइन का काम सिर्फ ये नहीं कि बिजली बनाए, इसका काम है पानी की ऊर्जा को मैकेनिकल में बदले। तो लोगों ने टरबाइन भी अपने जुगाड़बाजी से कर करके टरबाइन डिजाइन कर रखी जी। पानी आएगा, उस पर लगेगा, वो घूमेगी, और उसके ऊपर लगा रखी चक्की। तो पानी की ही ऊर्जा है, लेकिन हमने उसको अपना आटा पीसने में यूज किया, यूटिलाइज कर लिया। तो पुराने जो घेराट से लोगों ने फिर धीरे धीरे बंद कर दिया अपना, वहां भी अपना इंजन पूछ गए, तो वही चक्कियां अपना चलने लगी। जैसे प्लेन्स में पानी निकालने के लिए कुएं से ग्रहण जो बैल पर लगा कर चलाते हैं ना, वो लगा होता था, आटे वाले पर भी। तो ये सब अरेंजमेंट हिल एरियाज में पानी से चलते थे। तो मैक्रो का जो कॉन्सेप्ट था, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने कहा कि हम मिनी के लिए हमें थोड़ा ठीक ठाक पानी का स्रोत चाहिए होता था, मतलब बड़ी नदी की हमें जरूरत थी। माइक्रो के लिए हमें अच्छी वॉल्यूम की जरूरत थी, लेकिन मैक्रो के लिए हमें पानी की अवेलेबिलिटी, जैसे एक मानो कि नाले के जैसे छोटे इतना बड़े नाले में भी पानी आ रहा है तो उससे भी हमारा काम चल जाता। तो सरकार ने जो इतने भी ये पुराने घेराट थे उन्हें कहा कि आप छोटे छोटे माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट से रिप्लेस कर सकते हैं। 2-4 जगह किया भी और सक्सेसफुली हुआ, लेकिन इसके बाद में सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो फिर प्लानिंग फेल हो गई। अदरवाइज पोटेंशियल बहुत है हमारे पूरे हिल एरिया में, और सिर्फ हिल एरिया का मतलब उत्तराखंड नहीं है, हिमाचल है, फिर नॉर्थ ईस्ट है, इसके बाद साउथ में चले जाएंगे तो बहुत पोटेंशियल है। फिर हम लोग जब रिन्यूएबल की तरफ चलते हैं तो रिन्यूएबल की अब कहानी को ढंग से सुनिएगा। सोलर पावर प्लांट है दोस्त,
सोलर पावर प्लांट, हम सोलर ऊर्जा को, सूरज की ऊर्जा को ही तो हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो हमें ये देखने को मिलता है कि हम ये कहते हैं कि भाई एकदम पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। और एफिशिएंसी इसलिए कम है क्योंकि हम जो पैनल डिजाइन करते हैं, जो हम सेल डिजाइन करते हैं, उसकी एफिशिएंसी कम होती है। तो एक होता है इसमें मोनोक्रिस्टलाइन और एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉली को कई बार हम लोग सिर्फ क्रिस्टलाइन भी लिख देते हैं, ठीक है जी। तो पॉलीक्रिस्टलाइन की कितनी जी? 13 से 16। और जो मोनो मतलब मैक्स है ना, तो कितना होगा हमारा? 16-17% तक चला जाता है। 17%, यानी ज्यादा किसकी है? मोनोक्रिस्टलाइन की। इसमें स्पेस बहुत ज्यादा लगता है ना, ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ बहुत फेमस भी रहे कुछ पावर प्लांट, जैसे इंडिया में हम बात करें तो कमूठी बड़ा फेमस पावर प्लांट, बड़ाला राजस्थान, है ना, भाखड़ा नागल। अच्छा अच्छा, ये बड़े फेमस सोलर पावर प्लांट, जो कि सोलर में अगर देखा जाए तो इंडिया जो पावर प्लांट है वो सबसे पहले नंबर पे मिलेंगे आपको। सोलर पावर प्लांट में सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी को ही नहीं, हम सोलर हीटर भी बनाते हैं, है ना, पानी गर्म करना, हम सोलर कुकर भी बनाते हैं। तो सोलर एनर्जी पर ये मानो कि पूरी की पूरी एक ब्रांच बना दी भाई इन्होंने, सोलर के बारे में भी इतनी स्टडी करनी है हमें। तो जो सेल्स बनी होती है दोस्त, वो बनी होती है हमारी पीएन जंक्शन नॉर्मली, है जी, पीएन जंक्शन। अब यहां से जुड़ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। पीएन जंक्शन में हम लोग जर्मेनियम नहीं सिलिकॉन को इस्तेमाल करते हैं। मतलब पॉल्यूशन फ्री एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन स्पेस बहुत ज्यादा लगेगा। और रिन्यूएबल एनर्जी को बेटा डील करता है एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे विंड पावर प्लांट है, तो विंड पावर प्लांट में ये दिमाग में रखो कि वर्टिकल टरबाइन, डैरो सैरो दो बता रखी तुम्हें, बता रखी है ना, तो ये वर्टिकल टरबाइन है और यही जरूरी भी है। बाकी हमारी जो एक ए टाइप तुम्हें कंस्ट्रक्शन में नहीं बताई थी, जो सिंगल पत्ती लगी हुई थी या 2 पत्ते लगा दिए आपने, वो हॉरिजॉन्टल में है, पंखे जैसे। हम लोग विंड टरबाइन यूज करते हैं। इसका काम होता है कि भाई जो हवा की ऊर्जा है, यानी कि जो विंड की जो ऊर्जा है, उसको मैकेनिकल में बदलें, और मैकेनिकल में हम इंडक्शन जनरेटर लगाकर रखा करते हैं। यही तो अरेंजमेंट है। अब देखो इसके बाद में हम लोग चलते हैं, जैसे हम लोग समुद्र में देखते हैं जी, बात करते हैं टाइडल। तो हमें ये पता है कि जो लूनार डे है 24 घंटे 50 दिन में, यानी 24 घंटे 50 में 2 बार, एक बार हाई टाइड और एक बार लो टाइड आता है। तो हम लोग इस तरीके से रखते हैं कि एक तरफ टरबाइन है दोस्त, जब हाई टाइड्स आएंगे तो ऊपर वाला गेट खोल के पानी जाएगा, जब लो टाइड आएंगे तो लो वाले से। तो ये टाइडल पावर प्लांट है। एक था जियोथर्मल, जियोथर्मल पावर प्लांट, तो हम जमीन के 30-40 किलोमीटर अंदर एक कैविटी बनाते हैं, खोखला, 30-40 किलोमीटर नीचे ना। अब इसके बाद में जब पानी को हम भेजेंगे, पानी गर्म होगा, इसमें पृथ्वी की हीट से। अब उस पानी से हम लोग टरबाइन को चलाएंगे। ये छोटे छोटे पावर प्लांट है, ये रिन्यूएबल के हैं। टाइम हो गया क्लास का। इन बच्चों की क्लास है ना। चलो, तो ये हमारे ये हो गए यहाँ पर समाप्त। नेक्स्ट हम लोग फिर 2:30 बजे के आसपास करेंगे। ये मेरे दिमाग से उतर गई, 3 बच्चों की क्लास है ना ये। जो नया बैच है ना, उनकी क्लास होती है डेली। खाना वाना खा के अपना आओ, फिर उसके बाद में लगे रहेंगे अपना। पावर प्लांट हमारे ये रिवाइज हो ही गए। अब आपको कुछ फॉर्मूले लिखाने हैं इसमें, जो मतलब आते ही आते हैं। थोड़ा टैरिफ वाला हिस्सा है वो बताना है तुम्हें। क्या रात तक यही तो काम है, और क्या।
बेटा अभी स्टार्ट करेंगे 2:30 बजे के आसपास ना, खाना वाना खा लेते हैं, मैं क्लास निपटा लेता हूँ, फिर 2:30 बजे शुरू करेंगे। और अपना शेयर वेयर करते रहिए, बाकी मैं आप लोगों के साथ में हूँ ही, लगा रहेंगे मेहनत से।